अभी तक हमने बात की थी चंद्रमा को आधार बनाकर जिन जिन चीज़ों की हमने अपने पंचांग में गणना की है उनकी। पर हमने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारा जो पंचांग है वो लूनी सोलर है। तो सूर्य की गति को भी आधार बनाकर हमने जिन जिन चीज़ों की गणना की है अब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द आता है सौर्यमान। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ऑफ कोर्स इसको जब हम वैज्ञानिक भाषा में बात करेंगे तो इसमें दो तरीके के मूवमेंट्स हैं जिनकी गणना की जाती है। एक तो साइड्रियल मूवमेंट है और एक ट्रॉपिकल मूवमेंट है। इन दोनों एलिमेंट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सूर्यमान वर्ष और साइड्रियल ईयर, यानी कि जो सूर्यमान वर्ष है, सूर्य को आधार बनाकर जिस वर्ष की गणना की जाती है उसे साइड्रियल ईयर कहते हैं। इट इज़ द टाइम टेकन बाय सन टू ओवरबिट द अर्थ वंस एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड स्टार्स। यानी कि एक फिक्स स्टार को फिक्स करके आकाशीय पिंड को जो पृथ्वी का सूर्य का जो चक्कर है, जो वो एक पूरा चक्कर फिनिश होता है, दैट इज साइड्रियल ईयर। उसे साइड्रियल ईयर कहते हैं। और इसी के आधार पर अगेन इट इज़ लाइक 360 डिग्री, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। इसी के आधार पर राशियों का विभाजन किया गया है। आप देखिए कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है इस पंचांग में। हर चीज़ के पीछे एक निहित विधि है, एक निहित विज्ञान है। अ राशि इज अ 30 डिग्री आर्क ऑन द ऑर्बिट ऑफ सन अराउंड द अर्थ। इन टोटल देयर आर 12 राशिज। यानी अब जब सन चक्कर काट रहा है तो ये आर्क बना, जो 30 डिग्री का आर्क है दैट इज़ वन राशि, फिर अगेन 30 डिग्री का आर्क, अगेन सेकेंड राशि। इस तरीके से 12 राशियों में जो सूर्य का संचरण है उससे हम राशियों की गणना करते हैं। सो अ सौर्य मास इज द टाइम टेकन बाय अ सन टू ट्रांसवर्स अ राशि। हमने चंद्रमास समझा था, जब चंद्र एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की गणना पूरी करेगा तो वो एक चंद्रमास है। और सूर्य मास क्या है? जब सूर्य के द्वारा एक राशि में जब उसका आर्क समाप्त हो जाएगा, एक राशि तक वो ट्रांसवर्स कर लेगा, उसका मूवमेंट कंप्लीट होगा, दैट इज चंद्रमास। यानी हमारे पास सौर्य मास, हमारे पास चंद्रमास भी है, सौर्य मास भी है, चंद्रवर्ष भी है, सौर्य वर्ष भी है। इतनी सब गणनाओं के बाद हमें हमारा पंचांग मिला है। अब द मूवमेंट इन टाइम व्हेन द सन एंटर्स अ राशि इज संक्रमण, उसे संक्रांति भी कहा जाता है। जैसे हमने सुना है मकर संक्रांति, तो केवल एक संक्रांति नहीं है। जैसे जैसे प्रत्येक महीने, प्रत्येक सौर मास में सूर्य राशि संचरण करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, उस तिथि को संक्रांति कहा जाता है। और इस प्रकार से 12 संक्रांतियाँ हमारे वर्ष में पड़ती हैं। सो आइए इस साइड्रल मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। ये एक संक्रांति आई, जैसे सूर्य पृथ्वी का मूवमेंट आप कंटिन्यू देख रहे हैं। सूर्य का जैसे ही 30 डिग्री का मूवमेंट हुआ, वो राशि परिवर्तित कर रहा है और वो संक्रांति आ रही है। तो केवल एक मकर संक्रांति ऐसा नहीं, हर मास की अपनी एक संक्रांति आती है। और आप देख सकते हैं वो रुकता इसलिए ताकि आप उसको समझ पाए, उसको पढ़ पाए। और जब ये 12 राशियों में सूर्य का जो परिसंचरण है, भ्रमण है, जब वो कंप्लीट होता है, वो पूरा हो जाता है, उसे सौर्य वर्ष कहते हैं। एंड दिस इज द साइड्रियल मूवमेंट ऑफ सन विद द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ। आप समझ रहे हैं? सारी 12 राशियों में ये तुला मास आया। चंद्रमास हमने समझा था, चैत्र वैशाख, उस प्रकार से। और अब ये चंद्रमास चल रहा है, यानी इन दोनों की गणना की जाती है। केवल चंद्र पर आधारित है हमारा कैलेंडर नहीं, या केवल सूर्य पर आधारित है नहीं, हमने इन दोनों की गणना की गई है। प्लस हमने नक्षत्रों की भी गणना की है, जो हम इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है इस एनिमेटेड वीडियो से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। वैसे ये सब नेट से पर उपलब्ध है, हमने वहीं से लिया है। और हमारा प्रयास है इस सारे कंटेंट को, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ है और बहुत विशाल है ये ज्ञान, तो इसको थोड़ा समेट कर, कंसाइज कर आसान तरीके से आपके सामने रखा जाए, ताकि आपको इसके पीछे का विज्ञान समझ में आए। और ये जब पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगा, दैट इज 1 सौर्य वर्ष। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने सूर्य के साइड्रियल मूवमेंट को समझा, अब हम उसके ट्रॉपिकल मूवमेंट को समझते हैं। क्या आपको महाभारत का वो छोटा सा एक पक्ष याद है, जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं और उनके शरीर में कई जगह बाण हैं। और अच्छा, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था।
तो उस क्षण इतनी तकलीफ़ में होते हुए भी उन्होंने उस समय मृत्यु का वरण नहीं किया, जबकि उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की थी कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं अपनी देह त्यागूँगा। तो ये उत्तरायण, दक्षिणायन, इसका क्या मतलब है? तो इसको समझते हैं। उत्तरायण शब्द का तात्पर्य है जब सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेंगे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, और दक्षिणायन जब सन साउथवर्ड मूवमेंट करेंगे धरती के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, सन मूव नहीं कर रहे, धरती ही मूव कर रही है। लेकिन हमने शुरू में बात की थी कि हम जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम से अपनी बात को समझेंगे। जियोसेंट्रिक मॉडल में केंद्र में हम हैं। सो हमें दिखाई दे रहा है कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, दक्षिणायन हो रहे हैं। उसी की गणना को ट्रॉपिकल एलिमेंट, ट्रॉपिकल मूवमेंट कहते हैं। आइए इसको भी एक बहुत छोटे से वीडियो की तरफ से की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये कितनी आसानी से हमें उत्तरायण, दक्षिणायन शब्द समझ में आए, और हमें ये समझ में आया कि ये सब कितना वैज्ञानिक है। कितनी सारी गणनाओं के बाद हमें हमारा पंचांग मिला है, हमें हमारा नववर्ष मिला है। सो हमें क्या इसकी ट्रू वैल्यू है? क्या हमें समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्यों हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए? हमें बाकी नववर्ष सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे पास स्वयं का इतना वैज्ञानिक नववर्ष है और हम अनभिज्ञ हैं उसके पीछे के विज्ञान से। सो अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं ऋतुओं की, कि ऋतुओं की जो गणना है, ऋतुओं का निर्धारण कैसे किया गया है। Again, the ritu is a time taken by sun to move 60 degree on its orbit around the earth. Again, जो ऋतु रैंडम नहीं है। ऋतु की गणना भी इस तरीके से की गई है कि जो अर्थ के ऑर्बिट पे जब सन 60 डिग्री मूव करेंगे, दैट इज़ वन ऋतु। और इस प्रकार से षड ऋतुओं की हमारे पास अवधारणा है, जो है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अब बात करते हैं नक्षत्रमान की। नक्षत्र में एक मुख्य नक्षत्र होता है जिसके आसपास स्टार्स का क्लस्टर होता है, लेकिन एक मुख्य नक्षत्र के नाम पर उस नक्षत्र का नाम पड़ता है, जैसे रेवती, रोहिणी इत्यादि। सो कैलेंडरिक टर्म्स में देखें तो नक्षत्र इज अ टाइम टेकन बाय द मून टू ट्रांसवर्स अ नक्षत्र। जब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टार्स को जो मूव किया जाता है मून के द्वारा, उसे हम नक्षत्र कहते हैं। और इसकी मूवमेंट ऐसे होती है, जब 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक आर्क बनता है तो वो एक नक्षत्र बनता है। और इसीलिए जब उसको 360 डिग्री इसमें डिवाइड करेंगे तो 27 नक्षत्र हमारे सामने आते हैं। ये एक दिन का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने लूनर डे, सोलर डे की बात करी थी, तो नक्षत्रों की जो गणना है की जाती है वह दिन के कॉन्सेप्ट में की जाती है। अब दिन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो दिन है, इट इज़ अ टाइम बिटवीन टू सक्सीडिंग सनराइज। एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच का जो समय है वह एक दिन है, और इसे सोलर डे कहा जाता है। हम जिस दिन को फॉलो करते हैं हमारे पंचांग में, वह सोलर डे ही है। एक छोटी सी एक टेबल मैंने आपके लिए यहाँ तैयार किया, आपसे देखें कि समय की गणना आगे कैसे चलती है। दिन 24 घंटे का है, जिसे 30 मुहूर्त में बांटा गया है। हम बात करते हैं ना, शुभ मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है, तो एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। आगे हम इसे 2 घटिका में बांटते हैं। 2 घटिका यानी 1 मुहूर्त और 48 मिनट्स। पुनः एक घटी को 60 विघटिका और 24 मिनट्स में हम बांटते हैं। अगेन एक विघटी यानी क्षण 24 सेकंड्स में हम बांटते हैं। फिर वो अगेन एक क्षण 4 मिनट का है, फिर एक काल 8 सेकंड का है, फिर एक क्षण
0.266 सेकंड्स का है और एक निमिष, जैसे ऐसे मैंने पलक झपकाई, दिस इज़ अ निमिष, इट इज़ 0.01777 सेकंड्स। ये गणना यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके आगे भी टेबल है। ये चर्चा यहाँ पर इसलिए मैंने आपके सामने करी कि कितनी महीन, कितनी बारीक कैलकुलेशन है समय की। इस तरफ भी जब हम पल की और क्षण की बात करते हैं वहाँ भी, और जब हम वर्ष की बात करते हैं वहाँ भी। तो इस पंचांग का, हिंदू पंचांग का एक-एक कॉन्सेप्ट, एक-एक तिथि, एक-एक त्योहार बहुत ज़्यादा गहन वैज्ञानिक अध्ययन के बाद बनाया गया है। और ये हमारी वैदिक गणित है, वैदिक साइंस है, जो बहुत सदियों से ऋषि-मुनियों ने बहुत कठिन प्रयासों से जिसको जाना, समझा और उसके बाद एक तरीके से हमें थाली में परोस कर दी है। और क्योंकि ये हमें केंद्र में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए ये फिज़ियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अब बात ये है कि क्या हम इसके महत्व को समझकर इसे अपने जीवन में उतारेंगे? हम बाकी नववर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हमारे पास जो इतना अच्छा वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित इतना खूबसूरत पंचांग है, क्या हमें उसकी वैल्यू है? और शायद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि हमें अब तक किसी ने बताया ही नहीं था। जैसे मुझे तो ये नॉलेज कभी किसी ने दी नहीं। अब मैंने नेट की मदद से जो वीडियोज़ हैं वो मैंने नेट से लिए हैं। खुद इस पे मैंने अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया कि, और मैं आश्चर्यचकित हो गई। प्रसन्नता से जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वॉव! दिस इज़ सो साइंटिफिक, दिस दिस इज़ सो रियल। और कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ मैं इससे एज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारा ज्ञान हमारे पास उपलब्ध था। बस हमें इसके बारे में सही तरीके से बताया नहीं गया था। तो आज यही एक प्रयास हमने किया है कि इस जानकारी को सरल और वैज्ञानिक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का, ताकि आप इससे लाभान्वित हो सकें। पर अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन सारी गणनाओं के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता है वह है हमारी सोच।